बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस पे जाने से पहले इसमें जो टॉपिक यूज़ हो रहा है और जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2 स्टूडेंट्स हमारी एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस के ऊपर है जिसे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। अब हमने एक्सरसाइज 4.1 की थ्योरी में ये पढ़ा था कि सीक्वेंसेस बहुत सी टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्पेशल टाइप के सीक्वेंसेस जो कि कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ पोजेस करते हैं उनको हम स्पेशल कंसीडर करते हैं। उनमें से एक सीक्वेंस है हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी पोजेस करता है जो इसे बाकी तमाम सीक्वेंसेस से यूनिक बनाती है। वो प्रॉपर्टी क्या है, चलें देखते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस, वन ऑफ द स्पेशल काइंड एंड इंपॉर्टेंट सीक्वेंस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस in which there is common difference between the terms. ठीक है, we can say that there is specific pattern between the terms of the arithmetic sequence. Arithmetic sequence can be decreased by a fixed number and can be increased by a fixed number. स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास एक ऐसा पैटर्नाइज्ड सीक्वेंस होता है जिसमें हर दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, यानी कि एक ख़ास पैटर्न के हिसाब से वो इंक्रीज करती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास सबसे अच्छी एग्जांपल नेचुरल नंबर्स की ही है कि नेचुरल नंबर्स में हर टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 का रहता है। जैसे कि 1 से अगर आप 2 पे मूव करते हैं तो 1 का डिफरेंस है, 2 से 3 पे मूव करते हैं तब भी 1 है, 3 से 4 पे मूव करते हैं तब भी 1 है। इसी तरह जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ के आए हैं जिसमें मैंने आपको कहा था 4.1 के केस ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है और ये सॉल्व हो सकता है, तो देखें वहाँ पे क्या था। वहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर्स थे 1 3 5 7 11 अप टू सो ऑन, 5 7 9 11 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हर टर्म के दरमियान आप देख रहे हैं कि हर आने वाली टर्म में पिछली टर्म्स के मुताबिक 2 का डिफरेंस है। जैसे 1 से 3 पे जाएंगे तो 2 ऐड है, 2 से 5 पे जाएंगे फिर 2 ऐड है, 5 से 9 पे 7 पे जाएंगे तब भी 2 ऐड है। तो इस तरह से एक पैटर्नाइज्ड हमारे पास सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास हर दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस कॉमन रहता है और उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे सीक्वेंसेस की आप को अगर 2 से 3 टर्म्स भी पता हो तो आप उसकी मल्टीपल टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उसकी कॉमन डिफरेंस वैल्यू मौजूद है। आपको ये पता है कि हर नेक्स्ट वैल्यू के अंदर आपने वही डिफरेंस ऐड करना है तो आप नेक्स्ट वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस का दूसरा नाम स्टूडेंट्स हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ये याद रखिएगा। जैसे कि हमारी क्लास में ना बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, वो सारे ही हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें बाकी स्टूडेंट्स से कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होती हैं। होते तो वो भी स्टूडेंट्स ही हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स को फिर हम डिफरेंट नाम दे देते हैं, लाइक परफेक्ट कह देते हैं, मॉनिटर कह देते हैं, ठीक है, CR कह देते हैं। सो क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि उनमें बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट्स नहीं है, वो स्टूडेंट्स भी रहते हैं और स्टूडेंट्स के रहते हुए वो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी पोजेस करते हैं, इसलिए उनका नाम चेंज होकर CR बन जाता है। यही हिसाब स्टूडेंट्स आपका प्रोग्रेशन के साथ है। ऐसा सीक्वेंस जो स्पेशल प्रॉपर्टी कंसिडर करे, पोजेस करे, उसको हम प्रोग्रेशन का नाम देते हैं। तो जहाँ भी प्रोग्रेशन का वर्ड आएगा आपने समझ जाना है कि दिस इज द स्पेशल काइंड ऑफ सीक्वेंस। सो अरिथमेटिक सीक्वेंस का दूसरा नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी होता है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या चीजें हैं? एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। an is called the nth term of the arithmetic progression, d is called the common difference of the arithmetic progression। और d आप कैसे फाइंड करेंगे? सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। इस बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। टर्म कॉमन डिफरेंस निकालते हुए आपने बड़ी वैल्यू को छोटी में से या छोटी को बड़ी में से माइनस नहीं करना, आपने हमेशा सेकंड पे वैल्यूज को फर्स्ट में से माइनस करना है। यानी आप अगर डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं तो आप A3 को A2 में से माइनस करेंगे, A2 को A में से माइनस करेंगे, A4 को A3 में से माइनस करेंगे, यानी कि इस तरह से। ठीक है, कोई भी एक आप वैल्यू का पेयर लेके डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टर्म फार्मूला क्या है? हमें ये पता है कि हम हर टर्म को प्रीवियस टर्म की मदद से जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, ये तो हमें पता है कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज कांस्टेंट।
3 माइनस 1 करें तब भी 2, 5 माइनस 3 करें तब भी 2, 7 माइनस 5 करें तब भी 2, डी इज द सेम। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये फोर्थ टर्म है। अगर आप फिफ्थ टर्म निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे? फिफ्थ टर्म में आप A4 के अंदर क्या ऐड कर देंगे? डिफरेंस ऐड कर देंगे। अब A4 क्या थी आपके पास? 7 थी, 7 के अंदर 2 ऐड कर दें, दैट इज 9। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स चलें ये बात करते हैं। अगर आपके पास A2 आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? A1 में क्या ऐड कर देंगे? D ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 दैट इज 3, यानी कि A2 आ जाएगी। इसी तरह अगर A3 निकालना चाहते हैं तो A3 आपके पास बनेगा A2 प्लस D। अब A2 खुद क्या था स्टूडेंट्स? A2 तो आपके पास A1 प्लस D था, उसकी जगह ये पुट करें और साथ में एक D ये है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा A1 प्लस 2D। ठीक है, तो यानी कि A3 निकालने के लिए अब आपको A2 की ज़रूरत नहीं है। A3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे? A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ D। अब ये 2 ये शो कर रहा है कि अगर आप 3 फाइंड कर रहे हैं तो उससे एक लेस आपके पास यहाँ इंटीजर मौजूद है। अब थोड़ा सा पैटर्न बनाएं। अगर आपने A5 निकालना है, आपको A4 की ज़रूरत नहीं है, आप लिखेंगे A1 प्लस इससे एक लेस कर दें 4 टाइम्स D। इसी तरह अगर आपने A7 निकालना है तो A6 की ज़रूरत नहीं है, आप लिखेंगे A1 प्लस इससे एक लेस 6 टाइम्स D। सो ये आपके पास एक पैटर्नाइज्ड फार्मूला बन रहा है। अब ये फार्मूला कैसे है देखें। अगर इस वैल्यू को हम n मान लें तो 6 क्या है? फिर 6 तो n माइनस 1 है। ठीक है, अगर 7n है तो ये n माइनस 1 है। तो इसी तरह बच्चों, अगर आपने an निकालना हो तो आप फार्मूला बना सकते हैं A1 प्लस n से एक लेस n minus 1 times D. So this is called the arithmetic term generation formula. So किसी भी टर्म को आप जनरेट कर सकते हैं A1 के अंदर उस टर्म से एक लेस मल्टीप्लाई बाय D वैल्यू। ठीक है, सो चलते हैं इसके फार्मूला की तरफ। फार्मूला ये है, as in arithmetic progression every next term in the sequence increasing or decreasing by addition of number। देखें D पॉजिटिव भी हो सकता है, D नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इंक्रीजिंग D नेगेटिव होगा तो अरिथमेटिक सीक्वेंस डिक्रीजिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा, और अगर D इंक्रीजिंग होगा तो अरिथमेटिक सीक्वेंस आपके पास एक इंक्रीजिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं रहना चाहिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम यूनिट अपना 4.1 में डिस्कस कर चुके हैं। सो वी कैन राइट A2 एज, अब जैसे मैंने आपको बताया A2 को हम कैसे लिख सकते हैं? A1 प्लस कॉमन डिफरेंस। सो ये बन सकता है हमारे पास A1 प्लस D। इसी तरह A2 को हम कैसे लिख सकते हैं? A3 को, A3 को हम लिख सकते हैं A2 प्लस D, यानी सेकंड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो थर्ड टर्म पे चले जाएंगे। लेकिन अब A2 को हम रिमूव करना चाहते हैं, A2 की जगह हम उसका फार्मूला लिखेंगे। A2 का अपना फार्मूला क्या बना था? A1 प्लस D। A2 की जगह आ गया A1 प्लस D। इन दोनों को ऐड करें तो A1 प्लस 2D। सो नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप डेवलप्ड बिटवीन A1 एंड D। ठीक है, सो A3 का फार्मूला होगा A1 प्लस 2 टाइम्स D। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 टाइम्स D है। इसी तरह अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ A1 प्लस 3D होता, यहाँ पे 5 होता तो A1 प्लस 4 टाइम्स D होता। तो यही पैटर्न अगर हम n पे अप्लाई करें, यहाँ n है तो यहाँ उससे एक लेस D मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड दी अरिथमेटिक टर्म जनरेशन फार्मूला। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं अरिथमेटिक मीन के टॉपिक पे। जी बच्चों, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन, या सबसे पहले हम मीन को डिस्कस कर सकते हैं। मीन एक ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स का भी टॉपिक है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में स्टैट्स पढ़ें वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ लोकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, और 10th क्लास में भी आप चैप्टर 6 में पढ़ के आए हुए हैं सेंट्रल वैल्यूज। ठीक है, एवरेजेस, 5 एवरेजेस होती हैं हमारे पास, मीन, मीडियन, मॉड, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। सो अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है? ठीक है, अरिथमेटिक मीन हमारे पास एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू होती है जो कि आपके डाटा को प्रेजेंट करती है। अगर दो वैल्यूज के दरमियान अरिथमेटिक मीन निकालना है आपने, तो अरिथमेटिक मीन उनके सेंटर की कोई वैल्यू होगी जो कि कैसे निकलेगी? उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देने से। ठीक है, सो अगर आपने ए और बी के दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो वो बनेगा आपके पास दोनों वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय 2। तो अरिथमेटिक मीन की लोकेशन क्या होती है? हम कहते हैं हमारे पास दो वैल्यूज हैं ए एंड बी, अगर इनके दरमियान अरिथमेटिक मीन हम देखना चाहें तो वो ये वैल्यू होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आप कैसे निकाल सकते हैं? दिस इज योर A1, दिस इज योर A2 एंड दिस इज योर A3। अभी हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस के अंदर डिफरेंस कॉमन होता है। अगर मैं D निकालूं यहाँ से A2 माइनस A1,
तो वो क्या बनता है स्टूडेंट्स मेरे पास, अरिथमेटिक मीन माइनस ए, इसको आप पहला डिफरेंस कह सकते हैं D1। इसी तरह अगर मैं इन दो वैल्यूज़ के यूज़ से D निकालना चाहूँ तो D बनता है मेरे पास B माइनस अरिथमेटिक मीन। ये मेरे पास दूसरा डिफरेंस आ गया। लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर डिफरेंस कॉमन होता है, यानी सेम होता है। इट मीन्स कि D1 इज इक्वल टू D2, this implies D1 is equals to D2, and this also implies arithmetic mean minus A is equals to B minus arithmetic mean। ये दोनों फिर सेम होंगे। अगर ये सेम होंगे तो arithmetic means को सेम करें, arithmetic means प्लस arithmetic means is equals to, ये इसको वहाँ ले जाएं, this is A plus B, so this will be 2 arithmetic means, सो अरिथमेटिक मीन बन जाएगा आपके पास a प्लस बी ओवर 2। सो इस तरह से आप अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बना सकते हैं। सो अरिथमेटिक मीन क्या है, अरिथमेटिक मीन इन दोनों वैल्यूज़ का जो अरिथमेटिक मीन है वो इनके सेंटर के अंदर लाई करने वाली वैल्यू है। सो यहाँ इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक मीन्स ऑफन रेफर टू एज एवरेज, ये एक एवरेज है। अरिथमेटिक मीन इज कंसिडर्ड टू बी सेंट्रल वैल्यू एक्सप्लेन द यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वैल्यूज। फॉर टू वैल्यूज A and B, arithmetic mean is defined by this formula. Clearly, arithmetic means lies between A and B as A arithmetic mean, B, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, सो ये था हमारे पास arithmetic mean फार्मूला। सो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, और हमें फर्स्ट टर्म और D गिवन है। D इज़ द कॉमन डिफरेंस। हमने फार्मूला स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो टर्म्स का फार्मूला होता है, पहले हम जनरल फार्मूला लिखते हैं। हमने क्या रिलेशनशिप पढ़ा था, हमने पढ़ा था फार्मूला फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस, दैट इज an इज इक्वल टू a1 प्लस इससे एक लेस n-1 टाइम्स d। अब जो भी टर्म आपने फाइंड करनी है उस टर्म का नंबर यहाँ आएगा और उससे एक लेस नंबर यहाँ D के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपकी टर्म्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं A2 से, क्योंकि A1 तो हमारे पास है। हमें अगर A2 फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स देखें, n की जगह हम 2 रखेंगे, A1 एज इट इज आएगा, और 2 - 1 कितने होते हैं 1D, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा D। तो इस तरह से आप फार्मूला खुद याद भी कर सकते हैं हर टर्म के लिए कि जो टर्म नंबर यहाँ पे है उससे एक लेस नंबर जो है वो D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और A1 फिक्स वैल्यू है। सो ये आ जाएगा आपके पास 4 + 3 यानी कि 7। दिस इज़ योर सेकेंड टर्म। इसी तरह स्टूडेंट्स A3 के लिए क्या फार्मूला होगा, A1 + 2 टाइम्स D, इससे एक लेस, 3 से एक लेस 2 होता है और वो मल्टीप्लाई हो गया। 4 + 2 × 3, ये बनेगा 4 + 6, ये दैट इज 10। इसी तरह A4 दैट इज A1 + 3 टाइम्स D, सो ये बन जाएगा आपके पास 4 + 3 टाइम्स 3 दैट इज 4 + 9 विच इज इक्वल टू 13। अच्छा, एक और निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, A5 दैट इज A1 + 4 टाइम्स D, तो 4 + 4 टाइम्स 3 दैट इज 4 + 12 विच इज इक्वल टू 16। उन्होंने हमें 4 टर्म्स कहा था, हमने आपके लिए 5 टर्म्स फाइंड किए हैं ताकि आपको पैटर्न समझ आ सके। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, A1 A2 A3 A4 A5 अप टू सो ऑन। सो AS हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, A1 हमारे पास 4 था, A2 हमारे पास 7 है, ये 10 आ गया, 13 16 एंड सो ऑन। अब गौर करें, आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है, जो आपने टर्म्स फाइंड की हैं, क्या उनके दरमियान डिफरेंस 3 ही है? यस, 7 - 4 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3, 16 - 13 3। इसी तरह नेक्स्ट टर्म अगर प्रिडिक्ट करें तो वो 19 होगी, उससे नेक्स्ट प्रिडिक्ट करें तो वो 22 होगी। इस तरह से ये सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। सो यही एक आसानी और खूबी है अरिथमेटिक सीक्वेंस की। सो उम्मीद है समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, सॉरी इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमें A1 और D दिया हुआ है। हमने A2 A3 A4 फाइंड करनी है, 4 टर्म्स हो जाएंगी, लेकिन हम A5 भी कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आपको पैटर्न मजीद समझ आए। सो A2 का फार्मूला होगा A1 + 1 टाइम्स D, 7 + 5 दैट इज 12। इसी तरह A3 का फार्मूला होगा A1 + 2 टाइम्स D, 7 + 2 × 5 दैट इज 7 + 10
which is 17. A4 is equals to A1 plus 3 times D, which is equals to 7 plus 3 times D की जगह क्या आ जाएगा 5. 7 plus 15 which is equals to 22. A5 करते हैं फाइंड, तो स्टूडेंट्स A1 plus 4 times D, 7 plus 4 times 5 that is 7 plus 20 which is equals to 27. So arithmetic sequence जो आपका बनेगा वो होगा 7, 12, 17, 22, 27 एंड सो ऑन. सो अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो हर टर्म्स के दरमियान जो सीक्वेंस डिफरेंस है वो 5 का आ रहा है. सो ये था पार्ट नंबर 2. चलते हैं 3 की तरफ. जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमें A1 और D गिवन है. सो हम जनरल फार्मूला हमें याद है, A1 इज इक्वल्स टू AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 टाइम्स D. सो A2 का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास A1 प्लस D दैट इज इक्वल्स टू 16 प्लस इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू 14. इसी तरह A3 हमारे पास क्या होगा, A1 प्लस 2 टाइम्स D दिस इज इक्वल्स टू 16 प्लस 2 टाइम्स -2 which is equals to 16 minus 4 which is equals to 12. इसी तरह A4 क्या बनेगा, A1 plus 3D 16 plus 3 into -2 16 minus 6 that is 10. इसी तरह A5 निकाल लें तो वो बनेगा A1 plus 4 times D 16 plus 4 times -2. अगर वो देखें तो हमारे पास 16 minus 8 that is 8. नेक्स्ट अगर देखें तो A6 आपके पास 6 बनेगा, A7 आपके पास 4 बनेगा और इसी तरह. तो अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या बना हमारे पास 16, A1 यहाँ से लेंगे, A2 हमारे पास 14 है, 12 है, 10 है, 8 है एंड सो ऑन. और स्टूडेंट्स आप गौर करें तो ये सीक्वेंस आपके पास डिक्रीज हो रहा है, कम होता चला आ रहा है. क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस -2 था, दैट्स वाई हर टर्म में से एक एक वैल्यू -2 की रेशियो से कम हो रही है. तो हम यहाँ लिखेंगे आल्सो डिक्रीजिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस. ठीक होगी बात स्टूडेंट्स, अगर बढ़े तो इंक्रीजिंग, कम हो तो डिक्रीजिंग. चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ. जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास. A1 38 गिवन है और D जो है वो -4 है हमें. तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस D दैट इज 38 प्लस इंटू -4 38 -4 दैट इज 34. ये फर्स्ट टर्म आ गई. यहाँ पर भी देखें ये -4 है ना, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगा आपके पास, कम होती जाएंगी वैल्यूज. A3 इज इक्वल्स टू A1 plus 2 times D is equals to 38 plus 2 into -4 38 minus 8 that is 30. अब नेक्स्ट टाइम अगर प्रिडिक्ट करें तो 4 लेस हुई है तो ये 26 आंसर आना चाहिए. A4 is equals to A1 plus 3 times D 38 plus 3 times -4 38 minus 12 that is 26. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप नेक्स्ट टर्म निकालें A5 भी अगर निकाल लें अपनी आसानी के लिए, वैसे 4 का था आंसर यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मज़ीद कर लें एक टर्म तो आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी. 4 इंटू -4 38 माइनस 16 तो ये आपके पास आ जाएगा 22. सो अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 38 34 30 26 22 एंड सो ऑन, आल्सो डिक्रीजिंग. ये डिक्रीजिंग भी है. चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास A1 और D गिवन है. A2 का फार्मूला है A1 प्लस D यानी कि 3/4 प्लस 1/4. एलसीएम आपको लेने आता है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो यही एलसीएम है, न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाएंगे. 4/4 दैट इज़ 1. ये आपकी सेकंड टर्म आ गई है स्टूडेंट्स. इसी तरह नेक्स्ट क्या होगी, A3 A1 प्लस 2 टाइम्स D दैट इज़ 3/4 प्लस 2 इंटू 1/4 विच इज़ इक्वल्स टू 3/4 प्लस 2/4. इसको प्लीज़ कैंसिल ना कीजिएगा, कैंसिल करेंगे तो फिर एलसीएम
में आपको थोड़ा सा इशू आ सकता है, तो डिनोमिनेटर्स को सेम रखने के लिए हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहे। तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम 4, 3 + 2 एज इट इज़, दैट इज़ 5/4। इसी तरह A4 आपके पास क्या आएगा, A1 + 3D, दैट इज़ 3/4 + 3 × 1/4, दिस विल बिकम 3/4 + 3/4। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 6/4, दैट इज़ 3/2। ये आपके पास नेक्स्ट टर्म आ गई। अगर आप इससे नेक्स्ट निकालना चाहें तो A1 + 4D, दैट इज़ 3/4 + 4 × 1/4, विच इज़ इक्वल्स टू 3/4 + 4/4। एलसीएम लें तो 4, दिस विल बी 7। तो ये आपके पास नेक्स्ट टर्म आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट 5। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास A1 और D गिवन है। A2 का क्या फार्मूला है, A1 + D, दैट इज इक्वल्स टू 3/8 + 5/8, दैट इज 8/8, विच इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, मीन सेकेंड टर्म्स। इसी तरह A3 का क्या होगा, A1 + 2 × D, दैट इज 3/8 + 2 × D है 5/8। डिनोमिनेटर को हमने सेम रखना है स्टूडेंट्स, ये बनेगा +10/8, दिस विल बी 13/8। इसी तरह A4 इज इक्वल्स टू A1 + 3 × D, दिस इज इक्वल्स टू 3/8 + 3 × 5/8। मजीद करें तो 3/8 + 15/8, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 18/8। और अगर आप फर्दर इसको कैंसिल करते हैं 2 के टेबल से तो 9/4। इसी तरह A5, A1 + 4D, 3/8, 4 × 5/8, 3/8 + 20/8 हो जाएगा। और मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये 23/8 आ जाएगा। सो ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की स्टूडेंट्स टर्म्स आ गई हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। अगर आपको ये 3 टर्म्स दे दी जाएं और ये बताया जाए कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो फर्दर 3 टर्म्स आपने फाइंड करनी है, यानी कि A1, A2, A3 गिवन है, A4, A5, A6 आपने फाइंड करना है। तो A4 के लिए, A5 के लिए, A6 के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं हेयर A1 इज इक्वल्स टू 5, पहली वैल्यू को हम A1 कहते हैं। D हम कैसे निकालते हैं, कोई भी 2 कंसेक्टिव वैल्यूज़ को माइनस कर लें, लेकिन इस तरह से कि सेकंड माइनस फर्स्ट होनी चाहिए। A2 - A1 करके D निकाल सकते हैं, A3 - A2 करके निकाल सकते हैं। तो हम इस तरह से दोनों में चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस कॉमन है या नहीं। 9 - 5 करते हैं तो 4 आता है, 13 - 9 करते हैं तब भी 4 आता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे डिफरेंस कॉमन है, तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 9 - 5 करते हैं तो दैट इज़ 4, दिस इज़ योर D। अब A1 और D आ गया स्टूडेंट्स, A4, A5, A6 हम कर सकते हैं। A4 क्या होगा, A1 + 3D, विच इज़ इक्वल्स टू A1 यानी कि 5 + 3 × 4, और ये क्या बनेगा 5 + 12। सो A4 का आंसर आ गया आपके पास 17। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 13 के बाद क्या आना था, 17। इसी तरह A5 निकालते हैं, वो क्या होगा, A1 + 4D, 5 + 4 × 4, 5 + 16, दैट इज़ 21। A5 21 आ गया। इसी तरह A6 थर्ड, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी स्टूडेंट्स पूरी। A1 + 5D, 5 + 5 × 4, 5 + 20, दैट इज़ 25। सो हम लिखेंगे सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 17, 21, 25, एंड इसी तरह से ये जारी रहेगा। सो ये था क्वेश्चन 2 का पार्ट 1। चलते हैं पार्ट 2 पे।
जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास A1 देख लें क्या है। A1 है हमारे पास 11 और D स्टूडेंट्स क्या होगा, 14 माइनस 11 करें तब भी हमारे पास क्या आता है, 14 माइनस 11 3। इसी तरह 17 माइनस 14 करें तब भी आंसर आता है 3। तो इसका मतलब यहाँ पे हम 17 माइनस 14 कर लेते हैं, दैट इज़ 3। सो दिस इज़ अवर D। अब हम A4, A5, A6 निकाल सकते हैं। A4 होगा स्टूडेंट्स आपका A1 प्लस 3 टाइम्स D विच इज़ इक्वल टू 11 प्लस 3 टाइम्स 3, दैट इज़ 11 प्लस 9 विच इज़ 20। सो A4 20 आ गया स्टूडेंट्स। A5 क्या होगा, A1 प्लस 4D दैट इज़ 11 प्लस 4 टाइम्स 3, 11 प्लस 12 और दैट इज़ आपके पास 23। ये आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरह A6 क्या होगा, A1 प्लस 5 टाइम्स D, 11 प्लस 5 टाइम्स 3, 11 प्लस 15 और इसको अगर सॉल्व करें तो ये बनता है 26। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 20, 23 एंड 26। चलते हैं पार्ट 3 पे। जी स्टूडेंट्स, A1 है हमारे पास 1/2 और D हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस कर लें या इन दोनों को किसी को भी, तो हम थर्ड माइनस सेकंड कर रहे हैं। 5/2 माइनस 3/2, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 एज इट इज़, 5 माइनस 3, सो ये आ जाएगा आपके पास 2/2 यानी कि 1। D1 है स्टूडेंट। सो A2 क्या होगा, A2 होगा A1 प्लस D यानी कि A2 तो नहीं निकालना हमने, A4 निकालना है। A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 टाइम्स D, क्योंकि A2 तो A3 है हमारे पास। सो A1 आ जाएगा आपके पास 1/2 प्लस 3 टाइम्स D की जगह 1, 1/2 प्लस 3। जी स्टूडेंट्स, एलसीएम कैसे लिया जाता है, एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका ये कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 सपोज करें, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, 2 1 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं आप, 1 1 1 प्लस 3 2 6। तो इस तरह से ये आ जाएगा 7/2। नेक्स्ट A5, A1 प्लस 4D 1/2 प्लस 4 टाइम्स 1 यानी कि 1/2 प्लस 4। अब इसके नीचे भी 1 एज्यूम करें, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, 2 1 2 और न्यूमिनेटर्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/1 और 4 2 8, दिस विल बी 9/2। इसी तरह स्टूडेंट्स A6 क्या होगा, A1 प्लस 5D यानी कि 1/2 प्लस 5 टाइम्स 1, 1/2 प्लस 5, इसके नीचे भी 1 सपोज करें, मल्टीप्लाई करवाएं और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, सो ये आपके पास आ जाएगा 11/2। सो ये थे स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट 3 वैल्यूज़। चलते हैं इसके पार्ट्स 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 है हमारे पास -5.4 -1.4, बुक में लिखा हुआ है -2.6। यहाँ मिस्टेक है स्टूडेंट्स, ये +2.6 आता है क्योंकि आपका सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और हर टर्म जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे -5.4 छोटा था किससे, -1.4 से, अब नेक्स्ट वैल्यू -1.4 से बड़ी आनी चाहिए। अगर यहाँ -2.6 होगा तो ये पैटर्न फॉलो नहीं होता, यहाँ पे D सेम नहीं आता, तो ये मिस्टेक थी, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, इधर प्लस आता है। सो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। A1 है हमारे पास -5.4, D कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, कोई सी दो माइनस कर लें। अब ये 2.6 है ना, इसको हम लिखते हैं, ये माइनस करना है इसमें से, ये यूँ लिखेंगे। अब 2.6 प्लस 1.4 हो जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2.6 प्लस 1.4, सो ये आपके पास डिफरेंस आ गया 4। इसी तरह बच्चों अगर आप यहाँ से करना चाहें तो आप यूँ लिखेंगे, देखें -1.4 माइनस करना है आपने इस टर्म को, सो माइनस लिख के ब्रैकेट में फिर लिखेंगे -5.4 और इस तरह से प्रेस करेंगे तब भी आपके पास क्या आएगा, 4। सो ये काम आपने करना है। तो यहाँ मैंने यूज़ किया है थर्ड माइनस सेकंड ताकि आपकी करेक्शन हो सके कि यहाँ पे साइन की मिस्टेक थी, ये प्लस आता है। अब स्टूडेंट्स A4 फाइंड करना है, फार्मूला होगा A1 प्लस 3D
यानी कि -5.4 प्लस 3 टाइम्स 4, इस सारे को सॉल्व करते हैं तो -5.4 प्लस 12 और फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आएगा 6.6। ठीक है। अच्छा, डी आप लेकर ना पहली दो वैल्यू से A3 भी फाइंड करें तो वहाँ से भी आपकी करेक्शन हो जाएगी कि +2.6 आंसर आता है। ठीक है, A3 आप खुद फाइंड कर लें, A1 और D तो आ गया, तो A3 आपको पता लग जाएगा कि ये 2.6 है प्लस में। इसी तरह A5 होगा A1 + 4D, ये आ जाएगा -5.4 प्लस 4 टाइम्स 4 -5.4 प्लस 16, फर्दर सॉल्व करते हैं तो 10.6। A6 is equals to A1 plus 5D minus 5.4, 5 into 4 minus 5.4 plus 20, this is equals to 14.6। सो ये थे स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कहता है फाइंड द 11th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ दिस इज द सीक्वेंस। अगर ये आपके पास सीक्वेंस हो तो आपने क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स मिस्टेक थी, बुक में यहाँ पर 0.7 लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे 0.17 आता है। इसकी रीज़न ये है कि हमें गिवन है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अगर हम इन दो वैल्यूज से डी निकालते हैं तो 0.12 माइनस 0.07 अगर हम करते हैं तो आंसर आता है 0.05। लेकिन अगर बुक का आंसर मान के यहाँ पे 0.7 मानते हैं तो 0.7 माइनस 0.12 आंसर आता है 0.58। तो ये गलत है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका 0.17 आता है। अब इससे चेक करते हैं 0.17 माइनस 0.12, सो आंसर इज 0.05। तो ये करेक्शन प्लीज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वैसे ही 0.17, बुक में यहाँ 0.7 है। सो A11 के लिए हमें A1 और D चाहिए। A1 है हमारे पास 0.07 और D हम निकालेंगे 0.17 माइनस 0.12 करके, दैट इज 0.05। अब A11 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 टाइम्स D। वैसे इतनी प्रैक्टिस तो आपकी हो चुकी है कि आप ज़ुबानी भी बता सकते हैं कि A11 क्या होगा, A1 प्लस एक लेस यानी कि A1 प्लस 10D। यहाँ 11 पुट करें, 11 माइनस 1 टाइम्स D, A1 प्लस 10D। तो हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है कि जो फाइंड करना है उससे एक लेस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए। सो A1 था 0.07, D की जगह 0.05। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा आपके पास 10 इंटू 0.05 विच इज़ 0.5, 07, 0.5, that is 0.57। दिस इज योर 11th टर्म। ठीक है, और A11। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 स्टूडेंट्स थोड़ा सा ट्रिकी है, पढ़ते हैं। द थर्ड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 14 एंड द 9th टर्म इज -1। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब हमें ना A1 पता है ना D की वैल्यू पता है, लेकिन हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है जिनके लिए हमारे पास A1 और D होना चाहिए। लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि थर्ड टर्म किसके इक्वल है, 14 के। हम यहाँ लिखते हैं कि एज गिवन A3 इज इक्वल टू 14 एंड 9th टर्म क्या है, A9 इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट्स A3 का फार्मूला हमें पता है, एज A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D एंड A9 का हमें पता है, दैट इज A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 8 टाइम्स D। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। अब हम A3 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, दिस एम्प्लॉयज A1 प्लस 2 टाइम्स D इज इक्वल टू 14। जैसा कि A3 14 था, A3 की जगह हमने ये वैल्यू रख दी। एंड A9 की जगह हम क्या रखेंगे, A1 प्लस 8D और इसको रखेंगे -1 के इक्वल। A1 plus 8 times D is equals to -1. This is our equation number 1 and this is our equation number 2. Subtract equation 1 and 2.
इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं या 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है, 1 को 2 में से माइनस कर देते हैं, तो यह आ जाएगा a1 प्लस 8d इज इक्वल टू -1। इसी तरह a1 प्लस 2 टाइम्स d इक्वल टू 14, ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, ये a1 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। दिस इज दी साइमल्टेनियस मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम सॉल्व कर रहे हैं और बाय एलिमिनेशन मेथड। तो 8 माइनस 2d इज इक्वल टू 6 टाइम d, ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस का 15, सो d का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लॉइज d इज इक्वल टू -15/6। अगर फर्दर सॉल्व करें तो माइनस के 5/2 3 के टेबल से। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास d का आंसर। अब यही d का आंसर हम किस में पुट करके निकाल सकते हैं, 1 या 2 किसी के अंदर भी, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। हम लिखते हैं पुट d इज इक्वल टू -5/2 इन 1। सो इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा a1 प्लस 5 टाइम्स d, सॉरी 2 टाइम्स d इज इक्वल टू 14। दिस इम्प्लॉइज a1 इज प्लस 2 टाइम्स -5/2 इज इक्वल टू 14। फर्दर देखें तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a1 माइनस 5 इज इक्वल टू 14 और a1 आ जाएगा 14 प्लस 5 दैट इज 19। सो इस तरह से हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं a1 और d की। अब स्टूडेंट्स जब a1 और d आ जाए तो फिर तो पूरा सीक्वेंस हम फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स क्या चीज़ें। तो चलें दूसरे लिखते हैं, पहली टर्म तो आ गई है। नाउ a2 क्या होगा हमारे पास, फार्मूला हमें याद है a1 प्लस d एज पर पार्ट 1 या क्वेश्चन नंबर 1। सो ये आ जाएगा 19 प्लस d की जगह क्या लिखेंगे -5/2। फर्दर सॉल्व करते हैं, सो 19 माइनस 5/2, एलसीएम लेने हमें आता है 19 2 38 -5/2 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, सो ये आ जाएगा 33/2। सो दिस इज अवर a2, दिस इज अवर सेकेंड टर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह a3 अब फाइंड करनी है हमने। a3 के लिए क्या फार्मूला है, a1 प्लस 2d, 19 प्लस 2 इंटू -5/2, 2 और 2 कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 19 माइनस 5, 19 में से 5 माइनस करें तो 14। दिस विल बी अवर थर्ड टर्म। a4 अगर करनी हो तो a1 प्लस 3 टाइम्स d, तो ये आ जाएगा 19 प्लस 3 टाइम्स -5/2, 19 माइनस 15/2। फर्दर सॉल्व करें तो 38 माइनस 15/2 और आंसर इसका स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 38 में से अगर हम 15 को माइनस कर दें तो ये आता है 23/2। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपनी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर ली हैं। दिस इज़ 1 2 3 एंड 4। तो याद रखें कि सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए इस तरह के, ये पेपर में आते हैं कि आपने सबसे पहले अपने वैल्यूज़ को रिलेशनशिप बनाकर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाया है, आप सब्स्टिट्यूशन कंपैरिजन कोई भी लगा सकते हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइंड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस फॉर a17 इज इक्वल टू -40 एंड a28 इज इक्वल टू -73। ठीक है, तो a1 और d फाइंड करना है और फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही ये पार्ट है। सबसे पहले हम a17 को क्या लिख सकते हैं, ये गिवन है a17 -40 के इक्वल है, तो a17 का फार्मूला होता है हमारे पास a1 प्लस 16 टाइम्स d। हम यहाँ लिखेंगे गिवन a1 प्लस 16 टाइम्स d इज इक्वल टू -40 और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास a28 की, इसको हम क्या लिख सकते हैं a1 प्लस 17 टाइम्स d, दिस इज इक्वल टू -73। ये लिख दिया स्टूडेंट्स हमने। और अब हम करने जा रहे हैं इनको माइनस, ये माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस और ये प्लस, ये स्टूडेंट्स कैंसिल हुआ। 16 माइनस 17 दैट इज -d एंड -40 प्लस 73, ये कितना बनता है हमारे पास, ये बन जाएगा 33। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे 17 नहीं आता, 27 आता है। 16 ये क्योंकि 28 का फार्मूला था a1 प्लस 27। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 16 माइनस 27 दैट इज माइनस के 11
ठीक है, माइनस के 11 टाइम्स डी, और ये बन जाएगा हमारे पास 33। दिस इम्प्लॉइज डी इज इक्वल टू 33 बाई -11, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3। ये डी आ गया स्टूडेंट्स। डी के इस आंसर को इन दोनों में से किसी में पुट कर लें, मैं फर्स्ट वाली में पुट कर रहा हूँ, पुट इन 1। सो 1 क्या थी हमारे पास, a1 प्लस 16 टाइम्स डी इज इक्वल टू -40। सो a1 इज इक्वल प्लस 16 टाइम्स डी की जगह आ जाएगा -3 इज इक्वल टू -40, और ये क्या बनेगा आपके पास, a1 माइनस 48 इज इक्वल टू -40, और मज़ीद अगर इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा a1 माइनस 40 प्लस 48 दैट इज़ 8। सो दिस इज़ योर a1 स्टूडेंट्स। अब a1 भी है, d भी है, अब हम फर्स्ट 5 टर्म्स क्या सीक्वेंस भी पूरा फाइंड कर सकते हैं। सो जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास a2 का फार्मूला क्या होता है, a1 और d तो आ चुका है, a2 होता है हमारे पास a1 प्लस d, a1 और d को ऐड किया, ये हमारे पास दिस इज सेकंड टर्म। इसी तरह a3 का फार्मूला है a1 प्लस 2 टाइम्स d, सो a1 प्लस 2 टाइम्स इंटू डी की वैल्यू, तो ये हमारे पास थर्ड टर्म है। इस तरह ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये मैंने सिक्स भी फाइंड कर लिया आपकी आसानी के लिए। सो दिस इज़ अवर अरिथमेटिक सीक्वेंस, और अगर आप हर टर्म के दरमियान देखें तो कॉमन डिफरेंस -3 आता है। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पे है कि आपको फिफ्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 19 दी गई है और 11th टर्म आपको 43 दी गई है। आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और 87 टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी इंफॉर्मेशन को देखते हैं। हमें फिफ्थ टर्म क्या दी गई है, 19, यानी कि गिवन है हमारे पास a5 इज इक्वल टू 19। दूसरे लफ्ज़ों में a5 किसके इक्वल होती है, a1 प्लस 4d, दिस इज इक्वल टू 19। अच्छा, इसी तरह 11th टर्म क्या दी गई है स्टूडेंट्स, a11 दैट इज इक्वल्स टू 43। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको a1 प्लस 10d की वैल्यू दी गई है दैट इज 43। ठीक हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्ट। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आ गया -6d, और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आता है -24, और d का आंसर हमारे पास आएगा -24 बाई -6 दैट इज +4। तो हम यहाँ को d ब्लॉक में लिखते हैं d को। अब यही d का आंसर आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में पुट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वाली में कर रहा हूँ, पुट d इज इक्वल टू 4 in 1। सो ये आ जाएगा हमारे पास a1 प्लस 4d इक्वल टू 19, d की जगह 4 रखते हैं, a1 प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 19, a1 प्लस 16 इज इक्वल टू 19, और a का 1 का आंसर क्या आएगा, 19 माइनस 16 दैट इज 3। सो a1 आ गया स्टूडेंट्स आपके पास। अब a1 हमारे पास 3 है, जो हमने फाइंड करना था। यहाँ क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर a1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट उसने हमसे कहा है कि 87 टर्म फाइंड करके दो। नाउ पहले an लिखते हैं, an इज इक्वल टू a1 n-1 इंटू डी। वैसे 87 टर्म किसके इक्वल होती है, थोड़ी देर के लिए सोचें। सो a87 होता है स्टूडेंट्स a1 प्लस 86d। सो यहाँ पे हम 87 रखते हैं, यहाँ आ जाएगा a1 प्लस 87 माइनस 1 इंटू डी, दिस विल बिकम 87 a1 प्लस 86 टाइम्स d। सो a87, a1 की जगह हम रखेंगे 3, 86 d की जगह आ जाएगा हमारे पास 4। अगर इस सारे को हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनता है a87 इज इक्वल टू 3 प्लस 86 इंटू 4, 344, और फर्दर सॉल्व करें तो 347। हम यहाँ लिख सकते हैं सो a87 इज इक्वल टू 347, और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पूछा जा रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -6 -2 एंड 2, अगर इसी तरह से जारी रहे तो 70 कौन सी टर्म होगी। यानी अब हमसे a70 नहीं पूछा जा रहा, हमसे n की वैल्यू पूछी जा रही है कि कौन सी वैल्यू हमें 70 मिलती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो ये आपके पास एक फाइनाइट सीक्वेंस है जिसमें स्टार्टिंग टर्म ये है और एंडिंग टर्म 70 दी हुई है। तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कि कौन से नंबर ऑफ वैल्यू के लिए हमारे पास
70 आता है, यानी ए किस वैल्यू के लिए, ए एन की वैल्यू हमने बतानी है, एन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे हेयर गिवन इज फाइनाइट sequence in which a1 is equals to -6, a1 तो 6 है, ये तो नज़र आ रहा है। डी निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, या सेकंड माइनस थर्ड कर लें या फर्स्ट माइनस सेकंड कर लें। तो हम फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, यहाँ पे -2 माइनस इंटू -6, सॉरी मेरे से फर्स्ट माइनस सेकंड प्रोनाउंस हो गया, यहाँ पे सेकंड माइनस फर्स्ट मैंने बोलना था। तो थर्ड माइनस सेकंड करें या सेकंड माइनस फर्स्ट करें। तो यह आ जाएगा -2 + 6, आंसर इज 4। डी भी आ गया हमारे पास 4। अगर आप यहाँ से करें थर्ड माइनस सेकंड, तो 2 माइनस इंटू -2, वहाँ पे भी 4 आता है। अच्छा, ए एन जो लास्ट टर्म है, हमें ये नहीं पता कि ये कौन से नंबर की है, वो हमने फाइंड करना है, लेकिन ये पता है कि ये भी फिल वक्त लास्ट टर्म है। सो ए एन भी हमारे पास है, दैट इज 70। सो हम फॉर्मूला लिखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू a1 + n-1 टाइम्स डी। तो ए एन की जगह क्या रखेंगे हम, 70, a1 की जगह पे -6, n-1 हमें नहीं पता, d की जगह हम 4 रखेंगे। ये इक्वेशन बन गई है, इसको हम n के लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 6 को यहाँ लाएं, ये बनेगा 70 + 6 n-1 इंटू 4, और लिखने के बाद जो चीज़ आपने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स उसको लेफ्ट पे लिखें, n-1 इंटू 4, और ये बन जाएगा आपका 76। दिस इम्प्लॉइज n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 76। नेक्स्ट स्टेप में इस 4 को डिवाइड करवा दें, n-1 इज इक्वल टू 76/4। अगर आप ये करते हैं तो ये आपके पास आता है 19। n-1 इज इक्वल टू 19। n की वैल्यू के लिए -1 को वहाँ ले जाएं दूसरी जानिब, सो n आ जाएगा आपके पास 20। सो बच्चों 20th वैल्यू जो है वो 70 होगी। दिस इम्प्लॉइज a20 इज इक्वल टू 70। तो ये जो 70 आपको गिवन है वो दरअसल 20th नंबर की वैल्यू है। सो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज -105/2। अब ये बताना है कि कौन से नंबर की टर्म, जैसे पिछले पार्ट में 20th नंबर की टर्म थी, यहाँ पे देखना है कि ये -105 कौन से नंबर पे आता है। सो यहाँ पे भी हमें a1 गिवन है, हेयर a1 इज इक्वल टू 5/2। डी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, हम सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं, 3/2 - 5/2, ये बनेगा -2/2, दैट इज -1। अच्छा, ये भी चेक कर लीजिएगा कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक है या नहीं। सो अभी हमने सेकंड माइनस फर्स्ट की है, आप थर्ड माइनस सेकंड करके चेक करें, डी वही आएगा। ठीक है, तो हमें श्योर हो जाता है कि ये कॉमन डिफरेंस के साथ सीक्वेंस है और इसी पैटर्न पे चल रहा है। सो ए एन भी हमें गिवन है। ठीक है, अब हम फार्मूला लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू a1 + n-1 टाइम्स डी। सो ए एन है हमारे पास -105/2, a1 है 5/2, और n-1 हमें नहीं पता, डी की जगह आ जाएगा -1। अब स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि इस -5/2 को यहाँ ले जाएं, +5/2 को, तो ये बन जाएगा -5/2, ये बन जाएगा आपके पास n-1 इंटू -1। इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा -10 डिनोमिनेटर सेम थे, एज इट इज़ आए, न्यूमिनेटर्स ऐड हो गए, और ये आ जाएगा हमारे पास n-1 इंटू -1। सो स्टूडेंट्स ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, या आप -1 को यहाँ डिवाइड करवाएं तब भी ख़त्म, और 2 से इसको डिवाइड करवा दें तो ये बनता है आपके पास 55। सो क्वेश्चन चेंज होके बन गया आपके पास n-1 इज इक्वल टू 55, और n-1 इज इक्वल टू 55 यूँ लिखें, और n का आंसर आ जाएगा आपके पास 55 + 1, दैट इज 56। सो A56 is your -105/2. This is your answer. So 56th term of the sequence is -105/2. चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अगर हमारे पास ये 1/a बी और 1/c अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हों तो शो करें कि इनका कॉमन डिफरेंस a-c/2ac के इक्वल है। हमें ये पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम रहता है, तो हम डिफरेंसेस निकालते हैं। पहले हम सेकंड और फर्स्ट को यूज़ करके निकालते हैं, फिर हम थर्ड और सेकंड को निकालते हैं। दो डिफरेंसेस यहाँ निकालेंगे हम निकालते हैं कि एज डिफरेंस is unique in arithmetic progression, so d जो है वो इक्वल होगा b-1/a के, या फिर आप d निकाल सकते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट करके 1/c-b करके, इसको आप थर्ड सेकंड कह लें। दोनों d हैं हमारे पास और दोनों इक्वल हैं, तो हम ऐड करते हैं दोनों को। एडिंग 1 और 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स d, और इनकी राइट भी आपस में ऐड हो जाएगी, b-1/a प्लस 1/c-b। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड किया, राइट को राइट में, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। 2 टाइम्स d इज इक्वल टू 1/c-1/a, यूँ लिख सकते हैं इसको, प्लस पहले और माइनस बाद में। सो 2d इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी ac, और न्यूमिनेटर्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई है a-c, और d हमने निकालना है, 2 को डिवाइड करवा दें यहाँ पे, तो a-c/2ac। सो प्रूफ हो गया कि जो कॉमन डिफरेंस है उसका आंसर क्या आता है, शो दैट द कॉमन डिफरेंस इज a-c/2ac। अब बच्चों यही क्वेश्चन आपका पंजाब वाली टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ इस तरह से है, ठीक है। 1/a, 1/b और 1/c अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हो तो भी शो करें कि कॉमन डिफरेंस a-c/2ac है। सो अगर आपकी बुक का क्वेश्चन आ जाए जिसमें सिर्फ b है तब भी आप प्रूफ कर सकते हैं। अब इसको भी प्रूफ करते हैं कि क्या ये भी इसी तरह है या नहीं है। यहाँ पे दो डिफरेंसेस निकालते हैं, d होगा सेकंड माइनस फर्स्ट यानी कि 1/b माइनस 1/a, दिस इज योर फर्स्ट डिफरेंस। इसी तरह सेकंड d होगा 1/c माइनस 1/b, ये आपका सेकंड डिफरेंस आ गया। दोनों को ऐड करें, एडिंग 1 और 2, सो ये आ जाएगा आपके पास 2d 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b। यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, सो 2d इज इक्वल टू, वही सेम क्वेश्चन बन गया। सो इसलिए पेपर में अगर आ जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, a-c, क्योंकि ये आपकी पंजाब वाली टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है। सो a-c/2ac इज़ योर कॉमन डिफरेंस। सो अगर नंबर इस तरह से दिए हों या इस तरह से दिए हों, दोनों तरह से डिफरेंस सेम आता है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन 10। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है ड्यूरिंग अ फ्री फॉल अ स्काई डाइवर फॉल 16 फीट इन द फर्स्ट सेकंड। अच्छा 48 फीट्स आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसको ठीक कर लेते हैं। 48 feet in second seconds and 80 feet in the third second, and if continues to fall at this ratio, how many feet will he fail during 8 second? ठीक है, फॉल ड्यूरिंग 8 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक स्काई डाइवर की मिसाल है कि एक स्काई डाइवर है, फॉर एग्जांपल वो इस क्लिफ से या पहाड़ी की चोटी से उसने छलांग लगाई है, यहाँ पे स्काई डाइवर है। अच्छा फर्स्ट 1 सेकेंड के अंदर उसने कितना डिफरेंस कवर किया है आपका 16 फीट्स। इसी तरह नेक्स्ट सेकेंड में ये फर्स्ट सेकेंड के लिए है, इसी तरह जब दूसरा सेकेंड गुजरा तो उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 48 का। इसी तरह जब थर्ड सेकेंड गुजरा तो उसने 80 फीट्स का डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। कहता है अगर इसी तरह से वो कॉन्टीन्यूसली फॉल करता जाए तो बताएं कि 8th सेकेंड के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है, हम यहाँ लिखते हैं हेयर the pattern is of falling 16, 48, 80 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड के लिए यानी कि ये A1 है, ये सेकंड सेकंड्स के लिए था, ये A2 है, ये A3 है, अप टू सो ऑन। और हमने बताना है कि 8th सेकंड के लिए क्या होगी, यानी कि A8 हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स आसान सा क्वेश्चन है,
A1 यानी फिर फर्स्ट सेकंड के लिए आपके पास 16 है। ज़रा डी चेक करते हैं कि क्या ये कॉमन डिफरेंसेस हैं। 48 माइनस 16 करें तो भी आंसर आता है 32। 80 माइनस 48 करें तब भी आंसर आता है 32। तो इसका मतलब ये जो पैटर्न ऑफ फॉलोइंग है ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास A1 तो फर्स्ट टर्म होती है और D हम निकाल लेते हैं थर्ड माइनस सेकंड या सेकंड माइनस फर्स्ट करके। तो ये 48 माइनस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 32। ये D आ गया स्टूडेंट्स आपके पास। अब A भी है और D भी है, सो हम A8 निकाल सकते हैं। A8 का फॉर्मूला होता है हमारे पास A1 प्लस 7 टाइम्स D। सो 16 प्लस 7 इंटू 32, ये आ जाएगा 16। 32 इंटू 7 दिस विल बी 224। 16 प्लस 224 और ये हमारे पास बनेगा 240। सो स्टूडेंट्स जो उसका 8th सेकंड होगा ना, 8th सेकंड, उसमें वो 240 फीट्स जो है वो इस पैटर्न के हिसाब से कवर करेगा। जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है उसकी जो कवरिंग डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि देखिए फर्स्ट सेकंड में उसने सिर्फ 16 फीट किया था कवर, इसी तरह सेकंड में 48 हो गया, थर्ड में 80 हो गया, इसी तरह जब 8 सेकंड में जाएगा तो फिर 240 तक वो पहुंच जाएगा। सो ये था क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इफ़ ₹100 इज सेव्ड ऑन अगस्त 1, आज वैसे अगस्त 1 ही है, ₹3,000 on August 2 and ₹5,000 on August 3 and so on. How much is saved till August 20? तसल्ली से क्वेश्चन सुनने वाला स्टूडेंट्स। वैसे तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है लेकिन इन्होंने यहाँ पे इसको डाल दिया है। तो हमसे कहा क्या जा रहा है, कहता है एक शख्स है जो कि अगस्त की 1 को 1000 रुपीज़ बचाता है, इसी तरह सेकंड जो है सेकंड अगस्त को वो 3000 बचा लेता है, इसी तरह थर्ड अगस्त को वो 5000 बचा लेता है। और इसी पैटर्न से बताएं कि 20th अगस्त तक उसके पास कितनी अमाउंट होगी, हाउ मच ही हैज़ टिल 20, ठीक है। तो 20 अगस्त तक टोटल अमाउंट बताएं कि वो कितनी हमसे कितनी वो जमा कर चुका है। तो स्टूडेंट्स ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो देखें कि एक सीक्वेंस क्या बन रहा है, फिर मैं सीरीज़ की भी बात करता हूँ। सो वैसे बड़ा खुशकिस्मत शख्स है जो आजकल के दौर में भी अगस्त 1 को 1000 बचा रहा है, इसी तरह हर रोज़ वो 2-2 हज़ार की बचत कर रहा है। एनी हाउ, सो ये देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास हेयर दी पैटर्न ऑफ सेविंग। पैटर्न ऑफ सेविंग्स इज फर्स्ट डे उसने 1000 बचाए, सेकंड डे उसने 3000 बचाए, उससे नेक्स्ट डे उसने 5000 बचाए, और हमसे पूछा जा रहा है कि बताएं A20 तक वो कितने बचाएगा। A20 हमें ये नहीं बताता कि उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है। A20 हमें सिर्फ 20th टर्म बताएगा कि 20th अगस्त तक पहुँचते पहुँचते उसके पास कितनी अमाउंट रह जाएगी। यानी कि अगर फर्स्ट डे उसके पास 1000 थे, सेकंड डे 3000 है, तो A20 को उसके पास कितने होंगे। फिर हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट अगस्त से लेकर A20 तक टोटल उसने कितने बचा लिए, ठीक है। उम्मीद आप बात समझे होंगे। A20 जो है वो एक सिंगल वैल्यू है जो सिर्फ डे 20th की सेविंग बताएगी, और A1 से लेकर A20 तक हमारे पास टोटल सेविंग होगी जो उसने फर्स्ट डे से लेकर 20th डे तक की है। तो ये उसने हमसे पूछा है कि टिल A20th तक उसके पास कितनी अमाउंट है। तो सबसे पहले हम A20th फाइंड करते हैं, ठीक है। A20th हमारे पास कितना होगा। A1 हमारे पास 1000 है और D स्टूडेंट्स हमारे पास 2000 है। सेकंड माइनस फर्स्ट करें या थर्ड माइनस सेकंड करें तो 2000 आ रहा है, ठीक हो गया। अब हम A20 निकालते हैं। दिस इज इक्वल्स टू A1 प्लस 19 टाइम्स D। दिस इज इक्वल्स टू A1 कितना है हमारे पास 1000 प्लस 19 टाइम्स 2000। सो A20 स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1000 प्लस 38,000। दिस इज इक्वल्स टू 39,000। सो ये जी उसकी बचत है 39,000 जो उसने 20th अगस्त को सेव की। अगर आप इसकी जगह खुद को रख कर देखें तो अगर आप इस पैटर्न से सेविंग कर रहे हैं तो 20th अगस्त को आपके पास 39,000 की अमाउंट आपने बचानी है, ठीक है। अब सीक्वेंस देखें कैसा बन रहा है। सो सीक्वेंस इज
1000 कॉमा 3000 कॉमा 5000 कॉमा अप टू सो ऑन 39,000 और ये 8/20 है आपके पास। ठीक हो गया। अब हमने ये बताना है कि हाउ मच ही सेव्स टिल 8/20 या 20th अगस्त 20th अगस्त। सो इसका मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि टोटल बताएं 1000 प्लस 3000 प्लस 5000 प्लस अप टू सो ऑन 39,000। ठीक है, ये बताएं कि ये अमाउंट कितनी बनती है। अब स्टूडेंट्स बात निकल के सीक्वेंस से सीरीज पे आ गई है। सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। अगर आपके पास सीक्वेंस की टर्म्स को सम कर दिया जाए तो फिर वो हमारे पास सीरीज बन जाती है। अब ये एक सीरीज है, इसका सम हमने कैसे फाइंड करना है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक है, लेकिन चले मैं लिख देता हूँ। इसका फार्मूला हमारे पास होता है सीरीज का, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू a1 प्लस ए एन। दिस इज द फार्मूला स्टूडेंट्स फॉर फाइनाइट सीरीज। अगर हमारे पास सीरीज फाइनाइट है, हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, तो हम इस तरह से सम निकाल सकते हैं। ठीक हो गई बात। अब सम निकालने के लिए आपको तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। एन पता होना चाहिए, A1 और AN। एन हमारे पास मौजूद है, हमें ये पता है कि ये 20th अगस्त थी, यानी कि 20th टर्म है। सो 20 वैल्यूज़ होंगी, N 20, N ओवर 2 का मतलब 20 ओवर 2। A1 हमारे पास क्या है, 1000 है, और AN यानी कि A20 हमने क्या फाइंड किया, दैट इज 39,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रखा फॉर्मूले में। S20 इज इक्वल टू 10 इंटू 40,000, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 अगस्त तक जनाब 4 लाख रुपए बचा चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बुक में यहाँ पे 40,000 लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लें, वो 4 लैक्स है। सो 20 अगस्त तक अगर कोई शख्स इस तरह से सेविंग करता जाए तो 20 अगस्त तक उसके पास जो 20 दिनों की टोटल अमाउंट बनेगी दैट विल बी 4 लैक्स, और 20th डेट्स की जो उसके पास अमाउंट होगी वो होगी 39,000। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। सिर्फ A39 तक बात ख़त्म नहीं होती, बुक में आंसर गलत नहीं है, गलत है सिर्फ एक डिजिट जीरो का फ़र्क है, वहाँ पे आपने 40,000 की जगह 4 लैक्स करना है। सो यहाँ पे उसने आपसे पूछा था हाउ मच टिल अगस्त 20, यानी कि अगस्त 20 तक कितनी बचा लेगा। तो अगस्त 20 तक उसके पास टोटल बचते हैं 4 लैक्स, और सिर्फ अगस्त 20 को उसके पास बचते हैं 39,000। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, एक गार्डनर है। अ गार्डनर इज मेकिंग ट्राइंगुलर प्लांटिंग विद द 35 प्लांट्स इन फर्स्ट रो, 31 इन द सेकंड एंड 27 इन थर्ड रो एंड सो ऑन। इफ द पैटर्न कंसिस्टेंट, यानी कि इसी तरह से चलता रहेगा, हाउ मच प्लांट्स विल बी देयर इन 8th रो। अब उसने हमसे पूरी प्लांटेशन नहीं मांगी, उसने सिर्फ ये पूछा है कि 8th रो की हमें बता दें क्या है। अब ये स्काई डाइवर वाला क्वेश्चन है एक तरह से। सो एक गार्डनर है, उसके पास अगर एक ट्राइंगुलर शेप में कोई गार्डन है इस तरह से, फर्स्ट रो के अंदर स्टूडेंट्स वो प्लॉट करता है 35 प्लांट्स। ठीक है, इसी तरह सेकंड रो में वो प्लांट करता है 31, थर्ड रो में प्लांट करता है 27। तो बताएं कि 8th रो में वो कितने प्लांट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैटर्नाइज सीक्वेंस हमारे पास बन रहा है। हम यहाँ लिखेंगे हेयर पैटर्न ऑफ प्लांटेशन इज 35, 31, 27 एंड अप टू सो ऑन। ये फर्स्ट रो के लिए, ये सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, यानी ये A1 है, A2 है, A3 है, और हमसे पूछा जा रहा है A8 क्या है। सो A1 हमारे पास है जी 35, डी हम निकाल लेते हैं क्योंकि सीक्वेंस कंसिस्टेंट है, इसका मतलब डिफरेंस सेम रहेगा, और ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। 37 माइनस 27 माइनस 31, आप 31 माइनस 35 भी कर सकते हैं। दिस विल बी -4, यानी कि -4 ये बता रहा है कि हर रो से अगली रो में 4 कम होते जा रहे हैं। तो देखें ना, 35 से 31 पे गए, 31 से 27 पे गए, तो ये 4 क्या डिफरेंस आता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो A8 हमारे पास होगा A1 प्लस 7 टाइम्स D, विच इज़ इक्वल टू 35 प्लस 7 इंटू -4। सो 35 माइनस 28, 35 माइनस 28, दिस विल बी 7। सो जो आपके पास 8th रो होगी,
8th रो के अंदर स्टूडेंट्स उसके पास 7 जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स होंगे। सो 7 प्लांट्स will be planted in 8th रो नंबर 8 के अंदर 7 प्लांट्स जो है वो प्लांट होंगे। सो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 17। हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है किसके दरमियान, 7 और 17 के दरमियान। अब अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स के लिए फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, बिटवीन टू नंबर्स। तो हम लिखेंगे अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू वैल्यूज़। दो वैल्यूज़ के दरमियान अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया था हमने, मैं आपको उसका स्टार्ट का पेज दिखा देता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमने कल फाइंड किया था अरिथमेटिक मीन लाइज बिटवीन टू वैल्यूज़। तो इसके लिए हमने फार्मूला प्रूफ किया था कि दिस विल बी इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू a प्लस बी ओवर 2। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन्स लाइज बिटवीन टू वैल्यूज़ के लिए। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स। फार्मूला है हमारा अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू a प्लस बी ओवर 2। दिस इज द फार्मूला। अब a हमारे पास 7 है और b 17 है। सो इजी सा क्वेश्चन है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 7 प्लस 17 ओवर 2। इनको ऐड करें, 17 और 7 आपके पास आते हैं 24 ओवर 2। सो ये आ जाएगा आपके पास 12। सो 12 इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस। और इसके पैटर्न क्या होगा, ये इस तरह से होगा, 7 इनके दरमियान में आ रहा है 12 और इनके दरमियान में आ रहा है 17। अब ये 12 कैसी वैल्यू है, 12 ऐसी वैल्यू है जो 7 से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और 17 से भी इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस का पार्ट बन गई है। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू वैल्यूज का मतलब आपने A2 फाइंड किया है यहाँ पे दूसरे लफ्जों में। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास इन दो वैल्यूज के दरमियान फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू a प्लस बी ओवर 2, 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस 7 माइनस 3 रूट 2, दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएंगे। 7 और 3 हमारे पास क्या आ गए, 10 बाई 2 दैट इज़ 5। अब ये 5 ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में इक्वल डिस्टेंस पे आ रही है, यानी 5 का आप इससे डिफरेंस लें और 7 का आप 5 से लें तो आपके पास ये सेम होगा। सो दिस इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू वैल्यूज। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3 है। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू a प्लस बी ओवर 2। सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू 7 रूट 5 प्लस रूट 5 ओवर 2, ये बनेगा आपके पास 8 रूट 5। जब भी दो रेडिकल वैल्यूज ऐड हों उनके रेडिकल साइन सेम होने चाहिए, तो ये ऐड हो सकती हैं। अब ये कैंसिल होकर आपके पास आएगा 4 रूट 5। सो दिस इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 7 रूट 5। अब इसका मतलब ये है कि 7 रूट 5 के दरमियान में 4 रूट 5 आता है जो कि इन दोनों वैल्यूज़ के साथ इक्वल डिस्टेंस पे है। ये A2 है आपका दूसरे लफ्ज़ों में। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू a plus b over 2. So arithmetic mean is equals to 2y plus 5y plus 3 divided by 2. Arithmetic mean is equals to 8y plus 8 over 2. So अगर आप इसको 7y, 5 और 2 7y plus 8 over 2. So this is your answer. So ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है फाइंड द बी इफ 10 इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन b एंड 20। अच्छा, हमें b और 20 के दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है और अगर वो 10 हो तो b की वैल्यू फाइंड करें। तो देखिए एक अरिथमेटिक मीन आपको गिवन है, b और 20 के दरमियान एक आप खुद फाइंड करें। एज वी नो अरिथमेटिक मीन किसके दरमियान स्टूडेंट्स, b और 20 के दरमियान, b प्लस 20 ओवर 2 ये होता है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है a प्लस बी ओवर 2। तो हमने b और 20 के दरमियान फाइंड कर लिया b प्लस 20 ओवर 2, ये 1 हो गया। एक अरिथमेटिक मीन बुक ने आपको दिया हुआ है कि वो 10 है इन दोनों के दरमियान, एक आपने फाइंड किया, एक बुक में गिवन है, दोनों ही अरिथमेटिक मीन्स हैं। तो कंपेयर कर लें, कंपेयर 1 एंड
2, 1 और 2 को कंपेयर करें, दोनों ही मीन्स हैं, तो b प्लस 20/2 इज इक्वल्स टू 10, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो b प्लस 20 इज इक्वल्स टू 20, यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ और b का आंसर आ गया आपके पास 20 माइनस 20 दैट इज 0। सो b का आंसर आपके पास क्या आता है 0। फिर समझ लें, आपको b फाइंड करना था, 10 इज द अरिथमेटिक मीन गिवन था इन दोनों के दरमियान। आप कुछ देर के लिए इस पैटर्न को भूल जाएं और b और 20 के दरमियान अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखें, वो ये बनता है, एक अरिथमेटिक मीन आपको गिवन है, वो आपने ये लिखा है, दोनों ही मीन्स हैं, दोनों आपस में इक्वल होंगे, इक्वल रख के b का आंसर निकाल लिया, दिस इज 0। बुक में आंसर 30 है जो कि रॉन्ग है, उसको ठीक कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 15 है, कहता है फाइंड दी x एंड y इफ 2 and 13 आर दी अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन x एंड y। अरिथमेटिक मीन अगर एक हो तो हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी ओवर 2, लेकिन अब ये दो अरिथमेटिक मीन्स हैं जो कि x और y के दरमियान है। अगर क्वेश्चन को हम देखें, हेयर 2 and 13 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन x एंड y। इसका मतलब x फर्स्ट टर्म है, बीच में 2 और 13 आते हैं और y लास्ट टर्म है। सो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको कि किसी भी अरिथमेटिक मीन का मतलब उसके दरमियान में आने वाली वैल्यूज़ है, ठीक है। जैसा कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट को देखें तो यहाँ मैंने कहा था कि जो 12 है इसका मतलब ये इन दोनों के मिड में आ रहा है और ये फिर a2 का किरदार अदा करता है। इसी तरह अब देखिए, आपके पास ये दो मीन्स हैं जो कि किसके दरमियान आ रहे हैं, x1 और y के, सॉरी x और y के। सो अगर ये देखें तो ये एक हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बनता है, ये श्योर है कि ये बनेगा। अब अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू है हमारे पास, ये a2 है और ये हमारे पास क्या है, a3 है। ठीक हो गई बात। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। दूसरे लफ्ज़ों में आपने अब a1 और a4 फाइंड करना है, आपको a2 और a3 गिवन है। सो कोई बात नहीं, अगर a1 और a और d हमारे पास हो तो हम सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो चलें हम यहाँ लिखते हैं हेयर यहाँ से हम d निकाल लेते हैं। d इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2 दैट इज 11। d हमें पता चल गया 11 है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो a2 का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, a2 होता है हमारे पास a1 प्लस d। अब देखें, a2 के तौर पे तो आपको यहाँ क्या गिवन है, 2, a2 की जगह आप रखेंगे 2, a1 आपने फाइंड करना है जो कि आपको नहीं पता, वो x है, और d आपने निकाल लिया 11। तो इस तरह से आप a1 निकाल सकते हैं 2 माइनस 11 करके, दैट इज -9। सो a1 आ गया आपके पास -9 और a1 क्या था, a1 तो आपका x था। सो x इज इक्वल टू -9। इस तरह से x फाइंड हो गया स्टूडेंट्स, ठीक होगी बात। अब y को फाइंड करते हैं। y क्या था, a4 है, फोर्थ नंबर पे है। a4 का फार्मूला क्या होता है, a1 प्लस 3 टाइम्स d। a4 हमारे पास y है, a1 क्या निकाला है हमने, 9 निकाला है ना, अभी ये x है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे x प्लस 3 टाइम्स d। y इज इक्वल टू x की जगह रखेंगे -9, d की जगह रखेंगे हम 11। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -9 प्लस 33, सो दिस विल बी 24। सो इस तरह से y का आंसर आ गया आपके पास 24। ये था स्टूडेंट्स आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि फाइंड दी टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 12। अगर एक फाइंड करना होता तो हम 5 प्लस 12 करके डिवाइडेड बाई 2 करते और हमारा आंसर आ जाता, लेकिन अब यहाँ पे दो करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो करना आपने कुछ इस तरह से है कि एक सीक्वेंस बनाए। अब किसके दरमियान में है, दो अरिथमेटिक मीन्स हैं। पहले अरिथमेटिक मीन गिवन थे, लास्ट वाली दो वैल्यूज़ नहीं थी, अब लास्ट वाली दो वैल्यूज़ गिवन है, अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। हम लिखेंगे लेट a1 एंड a2 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 12। 5 और 12 के दरमियान दो हैं, तो सीक्वेंस क्या बनेगा, 5 और 12 के दरमियान है, इसका मतलब 5 फर्स्ट वैल्यू है, उसके बाद आएगा a1, उसके बाद आएगा a2 और लास्ट पे आएगा 12। ये बन गया इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब बच्चों ये क्वेश्चन 1 2 की तरह बन गया। आपने
फाइंड क्या करना है, आपके पास A1 है और A4 है, आपने A2 और A3 फाइंड करना है, स्मॉल A1 और सॉरी स्मॉल A2 और स्मॉल A3। आप समझ लें कि ये जो कैपिटल A1 है ना, ये दरअसल स्मॉल A2 है, और जो कैपिटल A2 है दरअसल स्मॉल A3 है, यानी थर्ड नंबर की वैल्यू है। पहला मीन है लेकिन सेकंड वैल्यू है, सेकंड मीन है लेकिन थर्ड वैल्यू है। तो A2 और A3 के लिए क्या चाहिए, A1 और D। A1 तो है, D कैसे निकालेंगे, हमें पता है A4 किसके इक्वल है, 12 के। A4 का फार्मूला होता है A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 12। A1 किसके इक्वल है, 5 के। 3D इज इक्वल टू 12, 3D इज इक्वल टू 12 माइनस 5, 3D इज इक्वल टू 7। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना 17 आता है, 12 नहीं आता, बुक में 17 है। सो यहाँ पे भी हमें 17 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 17 होगा, यहाँ पे भी 17 होगा, इधर भी 17, यहाँ भी 17, यहाँ पे 17। 17 माइनस 5 अगर हम करते हैं तो 3D आ जाएगा हमारे पास 12 और D आ जाएगा हमारे पास 4। सो फिर समझ लें ये एक सीक्वेंस बना जिसमें फोर्थ टर्म ये थी, फोर्थ का फार्मूला लगाया, फोर्थ की मदद से हमने D फाइंड किया और A1 हमारे पास 5 की सूरत में मौजूद है, एंड A1 इज इक्वल टू 5। A1 तो पहले ही मौजूद है। अब स्टूडेंट्स A1 भी है और D भी है, चलें A1 फाइंड करते हैं। हमें ये पता है कि ये कैपिटल A1 है, पहला अरिथमेटिक मीन है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, दूसरे नंबर की वैल्यू है, दैट इज A2, और इसका फार्मूला होता है A1 प्लस D। सो A1 इज इक्वल टू A1 प्लस D करते हैं तो 5 प्लस 4 दैट इज 9। सो योर फर्स्ट अरिथमेटिक मीन A1 इज इक्वल टू 9। ठीक हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड अरिथमेटिक मीन कैपिटल A2, दरअसल ये क्या है, थर्ड नंबर पे पड़ी हुई वैल्यू है A3, A1 प्लस 2 टाइम्स D। सो A2 आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 2 टाइम्स 4, 5 प्लस 8 दैट इज 13। सो ये आ गया जी आपके पास सेकंड अरिथमेटिक मीन या थर्ड वैल्यू। सो आपका जो सीक्वेंस बनता है वो बनता है 5, 9, 13 और 17। सो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गया। सो इस तरह पता चला हमें कि 9 और 13 हमारे पास दो अरिथमेटिक मीन्स हैं जो कि 5 और 17 के दरमियान में आते हैं। सो आसान क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, एक से दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और प्रैक्टिस का क्वेश्चन कहता है फाइंड दी 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड -8। अब देखें 3 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं 2 और 8 के दरमियान। इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू आपकी 2 है और लास्ट वैल्यू 18 है, -18 है। मैं लिखता हूँ एज लेट A1, A2, A3 आर 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड -18। -2 और -18 के दरमियान 3 ऐड करें तो ये क्या बनेगा, 2, A1, A2, A3 और -18। ये करने के बाद ज़रा गौर करें, ये आपके पास 5 टर्म का एक सीक्वेंस बन गया जिसमें A1 पता है आपको, A2 नहीं पता, A3 नहीं पता, A4 नहीं पता, A5 पता है। तो A1 और A5 की मदद से हम D निकालेंगे और फिर A2, A3, A4 निकाल लेंगे। सो हम लिखेंगे एज A5 इज इक्वल टू -18। दरअसल ये इक्वल होता है A1 प्लस 4D के। A1 का फॉर्म वैल्यू है 2 प्लस 4D इज इक्वल टू -18, 4D इज इक्वल टू -18 प्लस -2, 4D इज इक्वल टू -20 एंड D इज इक्वल टू -20 बाई 4 दैट इज -5। D निकाल लिया स्टूडेंट्स, A1 तो पहले से ही है हमारे पास, एंड A1 इज इक्वल टू 2। अब चलते हैं कैपिटल A1 की तरफ। कैपिटल A1 कौन से नंबर पे पड़ी हुई वैल्यू है, दूसरे नंबर पे। दिस इज बेसिकली A2 और A2 का फार्मूला होता है A1 प्लस D। A1 है 2 प्लस -5 दैट इज -3। ये निकल आया जी पहला मीन या दूसरी वैल्यू। इसी तरह A2 दरअसल A3 के इक्वल है, A1 प्लस 2D, 2 प्लस 2 इंटू -5, 2 माइनस ये कितना बनता है, 2 माइनस 10 दैट इज -8। इसी तरह A3 ये दरअसल कौन सी वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू है, सॉरी हाँ जी, तो ये बनेगा A4, A1 प्लस 3D, 2 प्लस 3 इंटू -5। सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, 2 माइनस 15 दैट इज -13। ये लीजिए। सो
अरिथमेटिक मीन्स आर -3, -8 एंड -13। सो सीक्वेंस क्या बनेगा? 2, -3, -8, -13, -18 एंड सो ऑन। चेक कर लें, हर एक में कॉमन डिफरेंस है। सो इस तरह से आपने स्टूडेंट्स, अगर 5 अरिथमेटिक मीन्स कह दिए जाए तो फिर 2, A1, A2, A3, A4, A5, 5 वो हो गए, एक ये 6 और ये फिर A7 होगा। फिर आप लिखेंगे A7 इज इक्वल टू -18 एंड अप टू सो ऑन। सो ये था स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 4.2 का सोल्यूशन। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 के साथ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा सम ऑफ द सीरीज। सो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पंजाब वाली टेक्स्ट बुक उठाएँ और वहाँ पे 6 यूनिट है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का इसी नाम के साथ। उसमें अरिथमेटिक मीन्स के मल्टीपल क्वेश्चंस हैं और सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करें, अपनी प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें फेस आ रही है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। सो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इसी की प्रैक्टिस करें, इसको जारी रखें, इसे अपने दोस्तों और फेलोज़ के साथ शेयर करें। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।